हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आरटी एकेडमी। माय नेम इज अंजलि गर्ग। हम लोगों ने शुरू किया था क्लास 9 का चैप्टर 1। तो हम लोगों ने सभी कॉन्सेप्ट्स विद क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे और साथ में कुछ कुछ क्वेश्चन खत्म कर लिए इस पूरे चैप्टर के। तो आज हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे इस चैप्टर की। तो अगर किसी ने पुराने कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं तो वो एक्सरसाइज पहले मत देखिएगा, पहले अपने कॉन्सेप्ट को पक्का करिएगा, उसके बाद ये वीडियो शुरू करेगा, ठीक है। तो पहले अगर किसी ने भी कॉन्सेप्ट कर लिए तो पहले ट्राई करिएगा कि ये क्वेश्चंस खुद से हो, क्योंकि अगर मान लो किसी ने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए तो ये क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे, इतने कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो पहले वो कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन। ओके, तो हम लोग शुरू करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज से। तो पहली एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज जीरो अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका फॉर्म p अपॉन क्यू टाइप का होता है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स and q is non-zero. If this condition is satisfied, then we can say that it will be my rational number. तो अब देखो जीरो की बात हो रही है, जीरो को मतलब कैसे लिख सकती हूँ मैं, जीरो इज बेसिकली जीरो डिवाइडेड बाय वन। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये भी मेरे पास इंटीजर है और ये भी मेरे पास इंटीजर है। तो p अपॉन क्यू टाइप का भी है, एंड जो वन, दिस इज द क्यू इज वन विच इज नॉन जीरो। सो कैन आई से दैट इज जीरो अ रैशनल नंबर? सो यस, माई जीरो इज अ रैशनल नंबर। ठीक, then we have next question, find the six rational numbers between 3 and 4। ठीक है, तो अगर मैं बार बार रिमाइंड करा रही हूँ, अगर किसी ने पहले कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, कॉन्सेप्ट देखिए, उसके बाद ही क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है। तो अब देखो कह रहा है कि सिक्स रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने हैं बिटवीन 3 एंड 4। तो ये भी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था, किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें कोई एक रैशनल नंबर निकालना है तो कैसे प्रोसीड करेंगे, और अगर एक से ज्यादा रैशनल नंबर निकालने हैं तो हमको कैसे प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास सिक्स रैशनल नंबर्स हमें कैलकुलेट करने हैं। तो सिक्स रैशनल नंबर कैलकुलेट करने हैं 3 और 4 के बीच। ठीक, तो सपोज दिस इज माई एक्स एंड दिस इज माई वाई। सबसे पहले हमको क्या करना है, डी कैलकुलेट करना है। डी विल बी y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय n प्लस वन। देखो अगर सिक्स रैशनल नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में आ जाता है n प्लस वन। सो दिस विल बी सिक्स प्लस वन, सिक्स प्लस वन। सो दिस इज फाइव माइनस y माइनस एक्स इज फोर माइनस थ्री, दैट इज वन डिवाइडेड बाय सेवन। ठीक है, अभी मेरे पास d आ गया। तो अब जो फर्स्ट रैशनल नंबर होगा वो क्या होगा, suppose x1 is my first rational number, so this will be a plus d, that means 3 plus 1 by 7। अब जो को एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 7 3 21 plus 1, so this will be 24 divided by 7। ठीक है, तो अब इसके अंदर प्लस 1 by 7 करते जाएंगे, जो x2 होगा that will be x1 plus 1 by 7। x2 is x1 plus d, that is basically 24 by 7 प्लस 1 by 7। तो ये फर्दर कितना आ जाएगा, 25 डिवाइडेड बाय 7। ठीक, तो अब मुझे कुछ सिक्स रैशनल नंबर निकालने हैं। तो पहला रैशनल नंबर मेरे पास कितना आया, 24 by 7। अगला रैशनल नंबर 25 by 7। नेक्स्ट रैशनल नंबर विल बी प्लस वन कर दो वापस से न्यूमरेटर में, तो दिस विल बी 26 by 7। फिर वापस प्लस वन कर दो, देन वी हैव 27 by 7। then we have 24 25 26 27, then 28, sorry this is 6 plus 7 na, so this will be, yeah, 4 sevens are 28, this will be 28 by 7। ये इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया, 1 2 3 4 5, हमको सिक्स रैशनल नंबर कैलकुलेट करने थे ना, तो हमारे पास तो पांच ही आए अभी, तो क्या गड़बड़ हो गई। डी की वैल्यू निकाली पहले हमने, वाई माइनस एक्स बाई सेवन, 1 by 7। थ्री में हमने 1 by 7 ऐड किया, सो ओके ओके ओके, दिस इज 7 3 जार 21, 21 प्लस 1, सो दिस विल बी 22। ओके ओके ओके, दिस इज माई मिस्टेक, दिस इज 22 by 7, सो दिस विल बी 22 by 7 प्लस, तो इसको वापस सही कर लेते हैं हम लोग, this will be 22 by 7 plus 1, that is 23 divided by 7। तो देखो यहाँ भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ये, तो यहाँ जो पहला नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा,
पहला नंबर हो जाएगा 22/7, देन 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, then 27/7 and then 28/7. 28/7 is basically 4. तो हमारे पास ये 6 रैशनल नंबर्स आ गए, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. ठीक है, तो ये मेरे पास 6 रैशनल नंबर आ गए 3 और 4 के बीच में. नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5. अब देखो मुझे क्या करना है, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं 3/5 के बीच में और 4/5 के बीच में. तो प्रोसीजर वही वापस सेम रहेगा. पहले क्या करना है, डी निकालना है मुझे. दिस इज y minus x divided by n plus 1. n is 5 here, so this will be 4/5 minus 3/5 divided by n plus 1, that is 5 plus 1. So 4/5 minus 3/5 is 1/5 divided by 6. So this is 1/5 into 6/1 into will be 1/6. So this is 1 divided by 30. So x1 is first term, that is 3/5, that is x. So 3/5 plus d. d is 1/30. So this will be 30 LCM. So this will be 5 6 are 6 3 are 18 plus 1, that is 19 divided by 30. ठीक है. नेक्स्ट रैशनल नंबर, नेक्स्ट जो रैशनल नंबर होगा वो क्या होगा, x2 विल बी x1 प्लस d. अब मुझे क्या करना है, जो भी मेरे पास x1 आया है उसके अंदर फर्दर मुझे d ऐड कर देना, दैट इज 1/30. सो दिस विल बी 20 डिवाइडेड बाय 30. दिस इज माय नेक्स्ट रैशनल नंबर. देन x3 विल बी x2 प्लस d. मतलब जो भी प्रीवियसली जो रैशनल नंबर आया है उसके अंदर हम कांस्टेंट एक नंबर हम ऐड ऑन करते जा रहे हैं. तो दिस विल बी नाउ 20/30 plus 1 divided by 30. So this will be 21 divided by 30. Then my next rational number will be x4, that will be x3 plus d, that is 21 divided by 30 plus 1/30. So the next rational number is 22 divided by 30. Then x5 will be equals to x4 plus d, that is 22 divided by 30 plus 1 divided by 30. So this is 23 divided by 30. तो अब देखो मेरे पास 5 रैशनल नंबर्स कौन कौन से आ गए. 5 रैशनल नंबर्स विल बी 5 रैशनल नंबर्स. So first rational number is 19 divided by 30, comma 20 divided by 30, 21 divided by 30, then 22 divided by 30, then 23 divided by 30. So these are the 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. अब सपोज करो मुझे 5 की जगह अगर 6 निकालना होता तो क्या करते, मैं डिनोमिनेटर में एक और ऐड कर देती, तो दिस विल बी 6 + 1, तो यहाँ 7 आ जाता. तो इस तरीके से हम लोग कितने भी रैशनल नंबर, किन्हीं 2 रैशनल नंबर्स के बीच में कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. अब देखो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है हमारे पास. अब मुझे क्या करना है, ये बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है, फिर उसका रीजन भी बताना है. एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. देखो हम लोगों ने जब पहली क्लास में स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने डिस्कस किए थे सारे टाइप के नंबर्स के बारे में, और फिर नंबर से अगर मान लो ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं कि नहीं, होल नंबर नेचुरल होते हैं कि नहीं, रैशनल इंटीजर, इंटीजर रैशनल, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हमने उसके लिए वो सर्कुलर टैबुलर फॉर्म में, हमने सर्कुलर फॉर्म में सीखा था कि अगर आउटवर्ड से इनवर्ट जाना है, सॉरी इनवर्ट टू आउटवर्ड जाना है तो हमेशा स्टेटमेंट ट्रू होगी. हमने कुछ इस तरीके सीखा था. ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर था. देन इट इज कंटेन्ड इन सेट ऑफ होल नंबर which is further contained in set of, sorry, which is further contained in set of integers, which is further contained in set of rational numbers, which is further contained in set of real numbers. ठीक है. अब मुझे क्या करना है, कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. अब देखो पहले इसको समझते हैं. एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 एंड इट विल गो अप टू इन्फिनिटी. तो क्या मैं बोल सकती हूँ जितने भी नेचुरल नंबर हैं ये होल नंबर्स भी हैं. ऑब्वियसली जो नेचुरल है 1 2 3 ये सारे होल नंबर्स तो हैं ही. तो माय गिवन स्टेटमेंट विल बी ट्रू. बट देखो अगर यहीं पे कन्वर्स पूछा जाता कि क्या होल नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स हैं,
होल नंबर्स नेचुरल नंबर, तो देखो होल नंबर में जीरो भी आता है, 0 1 2 फिर शुरू होते हैं आगे के नंबर्स। तो जीरो मेरा होल नंबर तो है बट जीरो मेरा नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो नेचुरल टू होल ट्रू होगा बट होल टू नेचुरल इट विल बी फॉल्स। और अब देखो यहाँ पर अगर मैं ये ट्रिक्स है जो मैंने ये सर्कुलर फॉर्म्स बनाया, अगर मैं यहाँ से देखूं, मैंने क्या बोला था, अगर इनवर्ट टू आउटवर्ड जाएंगे तो ये हमेशा ट्रू होगा, और अगर आउटवर्ड टू इनवर्ट जाएंगे तो ये हमेशा फॉल्स होगा। ठीक, तो अब मुझे क्या जाना, नेचुरल नंबर्स टू होल नंबर, नेचुरल टू होल दैट विल बी, इनवर्ट टू आउटवर्ड दैट विल बी ट्रू। तो यहां से भी हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, इंटीजर इज अ होल नंबर, तो आउटवर्ड टू इनवर्ड, सो डायरेक्टली तो फॉल्स हो जाएगा। अब इसको समझते हैं कैसे। एवरी इंटीजर, इंटीजर लिख लेते हैं पहले, -3 -2 -1 0 1 2, ये सारे मेरे पास इंटीजर्स होते हैं। अब देखो क्या ये सारे इंटीजर्स जो हैं ये क्या होल नंबर्स भी हैं। अब देखो हमने सीखा था कि जो जीरो के बाद वाले सारे नंबर्स हैं ये सारे होल नंबर्स होते हैं, बट जो इससे पहले नंबर है ये होल नंबर्स नहीं होते। तो क्या मैं बोल सकती हूँ क्या हर इंटीजर होल नंबर होगा? सोच के बताओ, क्या हर इंटीजर होल नंबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स एक्स्ट्रा हैं जो कि होल नंबर्स नहीं है। तो माय गिवन स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। अब वहीं अगर उल्टा पूछ लिया जाता है कि क्या होल नंबर इंटीजर्स हैं क्या, अब देखो होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, तो ये सारे होल नंबर्स हैं, क्या ये इंटीजर्स भी हैं? बिल्कुल है, इंटीजर्स तो बोल सकते हैं ना इनको। तो ये वाली स्टेटमेंट मेरी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक, नाउ थर्ड पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। मुझे बाहर से अंदर की तरफ आना है, जब भी मैं बाहर से अंदर की तरफ आती हूँ माई स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब देखो ये कैसे फॉल्स है, क्या बोल रहा है, एवरी रैशनल नंबर, तो कोई भी एक रैशनल नंबर लो जो कि p/q फॉर्म का है। ये मेरे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब क्या ये रैशनल नंबर होल नंबर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से शुरू है, 0 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब जो 2/3 है वो रैशनल है पर होल नंबर नहीं है। तो मेरे पास गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। वहीं अगर उल्टा पूछ लेता कि होल नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं कि नहीं होते, देखो होल नंबर रैशनल नंबर, तो हमें इनवर्ट टू आउटवर्ड जाना है, तो इनवर्ट टू आउटवर्ड जाना हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो कन्वर्स मेरे पास ट्रू हो जाए। ठीक, तो ये मेरे पास हो गए ट्रू फॉल्स जितने भी इस एक्सरसाइज के थे। ठीक है, अब हमारे पास अगली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3। यहाँ पे हमको क्या देखना है, वापस हमको पहले क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, ये ऑलरेडी वैसे हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट थे इस पे बेस्ड हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया है। तो अभी उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम लोग सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो रियल नंबर है दैट इज बेसिकली रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, इन सभी को मिला के जो नंबर्स बन रहे हैं ना वो हमारे पास क्या बन रहे हैं, रियल नंबर्स बन रहे हैं। तो अब इसने बोला है कि एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या हर रियल नंबर इरैशनल होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो रियल नंबर है वो दो में डिवाइडेड है, रैशनल और इरैशनल। बट क्या हर इरैशनल नंबर रियल नंबर होगा? ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि जो इरैशनल है, सपोज करो इरैशनल है √2 √3 है, पाई है, ये सारे क्या है, रियल नंबर तो है ही ना, इरैशनल भी है और रियल भी है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी इरैशनल इज अ रियल नंबर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। हर पॉइंट जो नंबर लाइन पे है उसको हम √m की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। अच्छा देखो, अब मैंने अगर नंबर लाइन बनाई, अगर ये मेरे पास है 0 1 2 3, मैंने क्या किया, दो नेचुरल नंबर्स लिए और इनका स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट ऑफ, सपोज करो मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिया और स्क्वायर रूट ऑफ 3 ले लिया। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 3 के बीच में स्क्वायर रूट ऑफ 2 सपोज 1.4, ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ लाया करेगा 1.4। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज अप्रोक्सीमेटली 1.7। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे जो √m टाइप के नहीं होंगे, जो
रूट एम टाइप के नहीं होंगे। तो इसका मतलब हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि हर नंबर जो नंबर लाइन पे है उसको हम रूट एम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो माई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड पार्ट आता है एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। अब देखो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जब हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था हमने तभी डिस्कस किया था कि हर रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। क्यों? इसका रीजन क्या होगा? अब देखो कोई भी रियल नंबर चूज करो, सपोज मैंने चूज किया 2, ठीक है, या फिर 4 चूज कर लो, 5 चूज कर लो, ठीक है, कोई भी रियल नंबर चूज किया। अभी क्या इरेशनल नंबर है क्या? बिल्कुल नहीं है। मैंने अगर 1.3 चूज किया, ये इरेशनल नंबर है क्या? नहीं है, ये रियल नंबर है, बट सो दिस इज माय रियल नंबर बट नॉट इरेशनल। सो देयरफॉर माय गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मेरी क्या हो गई? फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर स्क्वायर रूट ऑफ all positive integers is irrational। तो दिस इज बेसिकली क्वेश्चन मार्क। क्या जो भी स्क्वायर रूट है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, क्या बोल रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहां मैंने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिया, पॉजिटिव इंटीजर, क्या वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा? क्या वो इरेशनल नंबर होगा? इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल स्क्वायर रूट इज रैशनल। तो क्या हमेशा स्क्वायर रूट करने पे इरेशनल नंबर ही बनता है क्या? देखो पॉजिटिव नंबर से शुरू करते हैं। सपोज मैंने किया शुरू √2 से, तो हमको पता ही इरेशनल होता है, सॉरी, तो ये इरेशनल नंबर होता है। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिया, ये भी हमको पता है कि इरेशनल नंबर होता है। ठीक, अब मैंने क्या किया? स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिया। अब हमको पता है कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 है दैट इज फर्स्ट इट्स वैल्यू इज बेसिकली 2 विच इज अ रैशनल नंबर। तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी भी पॉजिटिव का जब तुम स्क्वायर रूट करते हो कि वो हमेशा इरेशनल होगा। इट कैन बी रैशनल एज वेल एज इरेशनल। अगर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो वो रैशनल बन जाएगा, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता देन इट विल बी इरेशनल। बिकॉज ऐसे बहुत सारे नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज 3, ठीक है, फिर स्क्वायर रूट ऑफ अगर 16 लेते हैं दैट इज 4, स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज 5, स्क्वायर रूट ऑफ 36 दैट इज 6। तो इसका मतलब हमारे पास बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट करने पे मुझे रैशनल मिलता है। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, और इसके काउंटर एग्जाम्पल में हम लोग ये वाले एग्जाम्पल दे सकते हैं जिनका स्क्वायर रूट मेरे को क्या मिल रहा है? एक रैशनल नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया एग्जाम्पल। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ओके, इट इज अबाउट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द गिवन टर्म। सो यहाँ पे हम लोगों ने डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में सीखा था कि किसी भी रैशनल को, किसी भी p/q टाइप के नंबर को, रैशनल नंबर को हम लोग कैसे उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो पहले क्या है? 36 डिवाइडेड बाय 100, 36 डिवाइडेड बाय 100। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ये जहां पे नीचे डेसिमल में, नीचे डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं तो ऊपर क्या होगा? 2 जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में डेसिमल लग जाएगा। तो अब देखो ये डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो गया, तो ये डेसिमल फॉर्म कैसा होगा? बिकॉज वी हैव टू आंसर व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो व्हाट काइंड मींस इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये खत्म हो रहा है तो इसका मतलब दिस विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, ना 4 1/8, 4 1/8 इसको सबसे पहले हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 4 8 32, 32 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8 दैट विल बी 33 डिवाइडेड बाय 8। तो दिस इज 33 डिवाइडेड बाय 8 इज 2 क्यूब। देखो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, अगर तुम्हें याद हो तो, अगर p/q टाइप का कोई भी हमारे पास फ्रैक्शन हो तो q के अगर 3 फॉर्म्स होंगे ना, 3 फॉर्म्स होंगे, देन वी कैन से दैट इट विल बी माई टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, तो फर्स्ट फॉर्म इज q इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर m। ठीक है, m हमारे पास क्या है? m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अगर m पॉजिटिव इंटीजर आता है तो, और m पॉजिटिव इंटीजर है और q की वैल्यू 2 रेज टू पावर m टाइप का है, तो वी कैन से दैट इट विल बी माई टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकेंड इज when q is of the form 5 raised to power n,
where m is again positive integer, ठीक है. And the third form is it can be a multiple of 2 and 5 both. It will be 2 raised to power 5 into 5 raised to power n, where m comma n are positive integer, ठीक है. तो अगर ये 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n टाइप का हो जाता है, फिर भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. अब देखो अगर यहाँ पर इसको देखा जाए 33 डिवाइड बाई 2 क्यूब, तो क्यू का फॉर्म कैसा हुआ, फर्स्ट टाइप का हुआ. तो फर्स्ट टाइप का है तो पहले हमको पता चल गया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है. तो एक तरीका इसका ये भी है कि भाई हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है. उसके बाद टर्मिनेट होगा, नॉन टर्मिनेट होगा, हमें तब पता चलेगा. एक तरीका है कि हम लोग क्यू का फैक्टराइजेशन फॉर्म देख लें और वहां से हम लोग पता कर लें कि भाई इसका कैसा फॉर्म है. अगर ये फॉर्म होगा तो टर्मिनेटिंग, ठीक है. अब देखो अब मुझे क्या करना है, इसका डेसिमल फॉर्म भी तो लिखना है ना. इसके लिए एक और चीज जानते हैं. अगर हमें एक जीरो चाहिए, सपोज करो मेरे पास एक जीरो आ रही है किसी भी नंबर के बाद, तो जीरो कोई भी नंबर जीरो लास्ट में कब देता है, जब मेरे पास एक 2 का फैक्टर होता है और एक 5 का फैक्टर होता है ना. अगर एक एक फैक्टर होते हैं तो एक जीरो मिलता है बिकॉज 10 बनता है. सपोज एक एक फैक्टर और बन जाए, एक 2 और एक 5 और एक्स्ट्रा मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये 100 बन जाएगा, तो एक और जीरो बढ़ जाएगी. अब देखो मुझे इसको अब मेरे को, क्योंकि अब मैं ऐसा काम क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखो जब भी मेरे पास डिनोमिनेटर में जीरो होता है ना, तो मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना काफी आसान हो जाता है, ठीक है. तो अब मैंने क्या किया, इसको ना मैं डेसिमल में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. अब देखो ये 2 क्यूब है, मैंने क्या किया 5 क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 क्यूब से डिवाइड कर दिया. यहाँ से मेरे को क्या बेनिफिट होगा कि जब मैं इसको, वैसे हम लोग उसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू, बट जैसे यहाँ पे देखो काफी लेंदी पड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 5 क्यूब पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसको 33 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये कितना आ जाएगा 125, 33, 5 3 जा 15, 6 7 3 एंड देन 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 3 जा जस्ट अ मिनट, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 7, 3 1 जा 3. तो देखो क्या आया, ये 5 11 1 4 4125 4125 डिवाइडेड बाय 1000. तो यहाँ से हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो कितना आया 0.142, सॉरी 4 पॉइंट, दिस विल बी 4 पॉइंट, ठीक है 4.125. यही हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे लॉन्ग डिवीजन से, तो वो चॉइस है, अगर वो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है. अगर तुम्हें लगता है कि डायरेक्ट टर्मिनेटिंग है और तुम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो, अदरवाइज तुम ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, ठीक है. यहाँ से हम लोग इजीली टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव 1 डिवाइडेड बाय 11. अब देखो नीचे 11 है ना, देखो एक काम हो सकता है, ये ज्यादातर हेल्प कहाँ करता है, देखो अगर सपोज डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, तुम्हें देख के नहीं पता चल रहा, तुम्हें सपोज ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, ठीक है. वैसे ये कॉन्सेप्ट हम लोग 10th में पढ़ते हैं, लेकिन फॉर द सेक जस्ट बिकॉज ये कॉन्सेप्ट फर्दर 10th में भी आएगा, यहाँ पे हमें हेल्पफुल है ये. क्यों, क्योंकि अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो वी हैव टू आंसर फास्ट. ओके, तो अब देखो मुझे अगर डिनोमिनेटर दिख रहा है, मैं डायरेक्ट देख के बता सकती हूँ कि यहाँ पे ना तो 2 का फैक्टर आएगा ना ही 5 का फैक्टर आएगा, तो मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ कि ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है. तो अब मैंने अगर ये फॉर्म पता थी मुझे, तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया ये नॉन टर्मिनेटिंग है. अदरवाइज मैं क्या करती, मुझे पहले तो क्या करना पड़ता, मैं इसको डिवाइड करती 11 से, डेसिमल में कन्वर्ट करती जाती है, और फाइनली जब वो रिपीट होना शुरू कर देता तब मेरे को पता चलता कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है. तो इसलिए ये मेथड थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग के केस में. और टर्मिनेटिंग में अगर डिजिट्स छोटी हैं तब तो आसान है, नॉर्मल डिवाइड कर दो, वरना मेथड से सॉल्व कर लो, ठीक है. अब क्या है 3 डिवाइड बाय 13. अब देखो 13 में फर्दर 13 क्या है, 13 इंटू 1, तो मतलब ना तो इसमें 2 की पावर m है, ना इसमें 5 की पावर n है, ना इसमें थर्ड फॉर्म है. तो इसको भी मैं क्या बोल सकती हूँ, दिस विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है. और नॉन टर्मिनेटिंग की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आप लोग डिवाइड करके चेक कर सकते हो. जैसे अगर सपोज 1/11 का निकालना है तो हम इसको डिवाइड करते जाएंगे, तो क्या बनेगा, 1 0 ऐड करेंगे, फिर एक 0 आएगा, तो 11 9 जा 99, फिर 1 कैरी, देन अगेन, ठीक है. तो ये प्रोसेस चलता जाएगा, हम लोग इसको डिवाइड करके देखते रहेंगे कि क्या आंसर आएगा. फिर से 11 9 जा 99, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा इस वाले फ्रैक्शन का 1/11 का, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव 2 डिवाइडेड बाय 11.
अब 2 डिवाइड बाई 11 है तो Q क्या है 11, 11 के फैक्टर्स क्या है, so 11 Q has neither of the above form, neither of the above form, दैट मीन्स कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं है Q का, ना तो फर्स्ट फॉर्म है, ना सेकंड फॉर्म है, ना थर्ड फॉर्म है, तो दैट मीन्स इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और वैसे भी हम लोग एक और चीज भी देख सकते हैं, अगर 1/11 है, हमने पीछे 1/11 किया था, तो अगर 1/11 है ना नॉन टर्मिनेटिंग, तो अगर 1/11 नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे 2/11, 3/11, 4/11, 5/11 सब क्या होंगे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से भी बता सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब है नेक्स्ट 329 डिवाइड बाय 400, तो पहले क्या करना है मुझे 400 की फ्रैक्शन प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। तो दिस विल बी 2 इंटू 200, 200 200, देन 250 देन 225, देन 5 5 25, देन 5 1 5, ठीक है। तो ये क्या बना 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। अब देखो यहाँ पे ये थर्ड वाला फॉर्म है 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n, m कितना है 4 और n कितना है 2। तो इसका मतलब कैसा हुआ, ये पहली बात तो मुझे पता चल गया ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक। अब मुझे नेक्स्ट काम क्या करना है, मुझे डेसिमल भी फाइंड आउट करना है। तो मुझे क्या करना है 329 डिवाइड बाय 400 है ना, 2 रेज टू पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर है, तो मैं क्या कर रही हूँ 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई और 5 स्क्वायर से डिवाइड। तो अब जो वैल्यू आएगी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में ये वैल्यू लिख के डिवाइडेड बाय दिस विल बी 10000, ठीक है। पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 329 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 25, 9 5 45, 5 to the 10, 4, 14, 5 to the 15, 16, then we have 18, 1 carry, 2 to the 4, 5, okay, then 3 to the 6. So this will be 5, 8 plus 4, that will be 12, that will be 12, and 1 carry, 6 and 6, 12, 6, 7, 8. So this will be 8225. तो अभी डेसिमल कितना आ जाएगा इसका 0.8225, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया डेसिमल एक्सपेंशन आ गया अब फ्रैक्शन, ठीक है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if 1/7 is equals to 0.142857142, अच्छा basically this part is repeating, 1/7 is 0.1428557, this part is repeating, so we will put a bar over there, okay। ये पार्ट रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे ऊपर बार के साथ, ठीक है। सो कैन यू प्रेडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7 एंड 5/7 एंड 6/7 विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिवीजन, ठीक है। बिना डिवाइड करे क्या हम इसी की हेल्प से बाकी डेसिमल कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। देखो 2/7 बेसिकली है क्या, 2/7 is 2 into 1/7, that means 2 into 0.1428557 बार। तो क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको बेसिकली क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है हमको, ठीक है। तो मेरे पास ही वैल्यू आ जाएगी 2/7 की, ठीक है। तो विदाउट डिवीजन, विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिवीजन वी आर finding the value of 2/7. So this is 7 2s are 14, 1 carry, 5 2s are 10 11, 1 carry, 6 17, 1 carry, 2 2s are 4, 1 5, then 4 2s are 8, then 2 1s are 2. So this is the value of 285714, decimal 28545714। और ये वाला जो पार्ट है ना वो रिपीट होएगा, इसको तुम वेरीफाई भी कर सकते हो बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। जब इसको 2 को 7 से डिवाइड करेंगे ना तो हमको ये वाला पार्ट बार बार रिपीट होता मिलेगा, ठीक है। फिर 3/7 क्या होगा, 3/7 इज 3 इंटू 1/7, सो दिस विल बी अगेन 3 इंटू 0.1428557, ठीक है, इसका बार। तो अब क्या करना है मुझे 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो दिस विल बी 1428557 इंटू 3, दिस विल बी 7 3 21, 5 3 15, 16 17, 8 3 24, 25, 6 7 8,
4 3s are 12, 1 carry, 3 1s are 3 and 4. So this will be 0.428571 बार. ठीक है, बार लगाना नहीं भूलना, क्योंकि अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये वाले फ्रैक्शंस भी क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे. तो इसी तरीके से मैं 4/7 निकाल सकती हूँ. अब देखो एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 4/7 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2/7. ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंटू ये 2/7 की वैल्यू को भी यूज कर सकते हैं, मतलब मर्जी है, ये वाला भी वैल्यू यूज कर सकते हैं, ये वाला वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, जो भी तुम्हारा मन करे वो यूज कर लेना. ठीक है, आंसर विल बी सेम. तो अभी कितना आएगा, 2 इंटू दिस विल बी 0.285714. देखो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 0.42 8, 2 1 2, 7 2 14, 1 कैरी, 7 2 14, 1 कैरी, 5 2 10, 11, 1 कैरी, 8 2 16, 17, 1 कैरी, 2 2 4 and 1 5. So this will be my answer for 4 divided by 7. ठीक, अब मुझे क्या निकालना है, 5/7. तो सिमिलर प्रोसेस से हम लोग 5/7 भी निकाल सकते हैं, 5 इंटू 1/7. ठीक है, और सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट 6/7. तो 5/7 और 6/7 की वैल्यू आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि इन दोनों 5/7 और 6/7 की क्या वैल्यू आएगी. ठीक है, इसको मैं देखो, इसको लिखने के दो तरीके हैं. एक तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 6 इंटू 1/7, ये तो एक तरीका है ही. और मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 3/7, एक ये तरीका है, और 2 इंटू 3 इंटू 2/7. तो ये अलग अलग तरीके हैं जिससे मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ 6/7 की वैल्यू. ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना इनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी. ठीक, ओके. सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन. नाउ दिस टाइम, सो इनिशियल क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो भी हमारे पास डेसिमल था, सॉरी p/q फॉर्म थी, हमने उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया था. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज एक्सप्रेस इन p/q फॉर्म. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, डेसिमल को p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो मेरे पास अगर x है 0.6 बार, तो हमने क्या प्रोसीजर देखा था, हम लोगों ने जब रिवाइज किया था, जब हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, तो हम लोगों को क्या करना है, इस रिपीटिंग वाले पार्ट को रिमूव करना है. तो किसी तरीके से 10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और जिस स्टेप पे हम लोग को लगेगा कि डेसिमल के बाद जो रिपीटिंग वाला पार्ट है वो मैच हो रहा है, दैट विल बी माई आंसर. ठीक है, वहीं से हमको सब्ट्रैक्शन कर देना है. तो दिस विल बी 0.666. देखो क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 6.66666. अब देखो क्या मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ फर्स्ट को सेकंड में से, क्योंकि यहाँ पे मुझे डेसिमल के बाद सेम मिल रहा है. तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, subtract 1 from 2, sorry, so this will be 10x minus x is equals to 6.666 minus, so this will be 6 only, so that will be the value of x will be 6/9. so this is 2 divided by 3. ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ गया 0.6 बार का. ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ ना, यहाँ पे 0.6 बार, ये हमने एक और तरीका देखा था, अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करना हो विदाउट यूजिंग दिस मेथड. ओके, अगर मुझे डायरेक्ट मुझे आंसर चाहिए तो मुझे क्या करना है, डेसिमल के बाद जो टर्म है माइनस डेसिमल के बाद जो नॉन रिपीटिंग टर्म है डिवाइडेड बाय जितनी टर्म्स रिपीट हो रही है उतने 9 लगा देना है. तो दिस विल बी 6/9. तो ये हमारे पास डायरेक्ट आ गया विदाउट डूइंग द एक्चुअल प्रोसेस. ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड था, ये हमने प्रोसेस में भी डिस्कस किया था जब हमने शुरू में डिस्कस किया था ये पूरा टॉपिक. अब ये नेक्स्ट वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 0.4747. ठीक है, रिपीट होता जा रहा है. तो क्या करना है, पहले मुझे 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो दिस विल बी 4.747. तो देखो यहाँ तो कुछ रिपीटिंग नहीं मिल रहा मुझे डेसिमल के बाद. ठीक है, फिर मैं क्या करूंगी, और 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये 47.4747 रिपीट होता जाएगा. अब देखो अगर मैं इसको फर्स्ट मान लूं और इसको सेकेंड, तो क्या मैं अब डिफरेंस ले सकती हूँ दोनों इक्वेशन का. सो 2 minus 1 will be 100x minus x is equals to 47. So 99x will be 47. So this will be x is equals to 47 divided by 99. ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई x की वैल्यू इन द फ्रैक्शन. यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 divided by 3. तो इस टॉपिक से रिलेटेड भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे एडवांस लेवल तक के, मतलब कितने भी बड़े डिजिट आ जाएं उसको हम लोग शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं और
पूरे प्रॉपर मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग इसी एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे और फर्दर एक्सरसाइजेस को सॉल्व करें। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।